ऐसे बहुत बच्चे होंगे आसपास तुम्हारे, और मे बी यू आर वन ऑफ देम, कि जिन्हें लगता है कि उन्हें आता सब कुछ है, ठीक है, पूरी तैयारी करके गए हैं, पूरी प्रिपरेशन करके गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं, जब अपनी मार्कशीट देखते हैं, उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं। एंड जब वो देखते हैं कि किस वजह से कम है, कि मैंने लिखा तो सब कुछ है, वो आंसर राइटिंग वजह होती है। मतलब उन्हें पता होता है क्या लिखना है, बट वो लिख नहीं पाते, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी नॉलेज है, लेकिन तुम एग्जामिनर तक वो पहुंचा नहीं पा रहे संदेश, वो तुम दिखा नहीं पा रहे कि तुम्हें आता है भाई, मुझे आता है, देखो मुझे आता है, मुझे नंबर दो, तब तक तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम फिजिकली तो मिलते नहीं अपने एग्जामिनर से, जो चेकर होता है, तो वो ही कांट नो कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसे बच्चे, पूरा साल तुमने कैसे तैयारी करी, कुछ भी। वो सिर्फ ये देखता है कि इस बच्चे ने ये 3 घंटे में इस कागज के पन्ने पे क्या लिखा है और कैसे लिखा है। उसके बेस पे उसका एटीट्यूड बनेगा तुम्हारे प्रति, और उसके बेस पे तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिंपल। अब ये चीज कैसे टैकल करें? मार्क्स जो हमारी आंसर राइटिंग भैया अभी तक सही नहीं थी, अब कैसे करें? तो देखो, कुछ सिंपल चीजें होती हैं, हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट अगर मैं हिस्ट्री सिविक्स की बात करूं, ठीक है, और ये ज्योग्राफी में भी अप्लाई होगा, बट हिस्ट्री सिविक्स की अगर हम बात करें तो कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अगर मैं कुछ स्टेप्स की बात करूं, तो स्टेप 1 यही रहेगा तुम्हारा कि कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द किंग। भैया मतलब देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन चीजों में क्या लिखा है, कहानी के तौर पे तुम्हें पता हो, ठीक है, कुछ डिटेल्स बेसिक अंदर पता हो, कुछ ये जो सिविक्स है इसके फैक्ट तुम्हें याद हो, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे लिखने का क्या करोगे? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि क्या लिखना है तो कैसे लिखना है, इज ऑल अ वेस्ट, राइट? तो सबसे पहले भैया प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन क्या लिखना है सबसे पहले अंदर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखो एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। कहानी क्या है, चैप्टर में है क्या, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर एक बार वो पता लग गया ना, तो आगे की स्टेप्स बहुत आसान हो जाएंगे, ट्रस्ट में। बट सबसे पहली दिक्कत क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, किया होता है बट क्लियर नहीं होता। तुम्हें पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है और तुम्हें कैसे करना है वो नहीं पता रखते। ठीक है, स्टेप 1 इज कॉन्सेप्ट। स्टेप 2, क्वेश्चन को 3 बार रीड करो। भैया 3 बार कौन करता है? देखो, पहली बार तो जब तुम्हें आंसर शीट क्वेश्चन पेपर मिलता है, तब तुम फटाफट एक बार चेक कर लेते हो कि हाँ भैया ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, जो ऑप्शन है उसमें से चूज करके हाँ ठीक है आगे आगे से निकाल। बट जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग रहे हो, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसे आराम से रीड करो। क्योंकि अगर तुमने ये गलत कर दिया ना, ये स्टेप गलत कर दिया, तुम्हारी दुनिया भर की हैंड राइटिंग अच्छी हो, जैसी भी प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ सही लिखा हो, लेकिन अगर उसने वो चीज मांगी नहीं है तो तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? तुम 10 पेज भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को 3 बार रीड करना है। क्वेश्चन 3 रीड नहीं, क्वेश्चन 3 टाइम्स रीड। ठीक है, कैसे? एक बार तो वही जब स्कैम कर रहे हैं, स्कैम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब फटाफट ऐसे हम स्क्रिबल कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे करना है ये वो, अच्छा ये करना है ये करना है। दूसरी बार जब करने लगे तब उसको अच्छे से एक बार रीड करना, ठीक है, फिर उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हाँ भैया ये करना है और कैसे करना है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मांग रहा है, अंडरलाइन कर लिया अगर करने दे रहे हैं, नहीं तो रहने दो, चलो कोई नहीं। अच्छा कॉजेज मांग रहा है इस चीज की, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा तो मैं अगर इतने कॉजेज लिखता हूँ तो इतने मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं समझ आ रही है, अब मुझे समझ आ रहा है कि कैसे करना, ठीक है। तो मैं ये चीज एक बार दिमाग में रखनी, फिर आंसर लिख लिया, कैसे लिखना मैं बताता हूँ, बट आंसर लिख लिया तो उसके बाद एक बार जब रिवीजन करो, फिर बच्चे क्या करते हैं, हाँ फटाफट आंसर, हाँ ये लिख लिया ये लिख लिया ये लिख लिया। अगर तो टाइम नहीं है तो यही करोगे, बट अगर टाइम बचता है एंड में, तो तुम्हें क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है, फिर आंसर कि हाँ भैया मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं, मैंने जो लिखा है वही पूछा गया है ना, तो इस बार ऑपोजिट कर लेना, पहले आंसर रीड करना फिर क्वेश्चन रीड करना, बट तुम्हें ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भैया हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, हमें क्वेश्चन भी रीड कर लिया, हमें समझ आ गया कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अब कैसे करना? कुछ सिंपल सी चीजें होती हैं। देखो जो मेजोरिटी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, जो मेजोरिटी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं बात करूं सिविक्स की या हिस्ट्री की इंडिविजुअल, तो हिस्ट्री में सबसे पहले अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर एग्जांपल आया, तो उसमें तुम्हारा आया कॉजेज बताओ, ठीक है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज बताओ या ये वो बताओ, तो उसमें भैया पॉइंटर्स बनाने हैं कि पैराग्राफ में लिखना? सिंपल। मैं ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती, आई वॉज ऑलवेज द पैराग्राफ गाय, ऑलवेज ऑलवेज द पैराग्राफ गाय, ठीक है। मेरे स्कूल वाले मुझे कहते थे मत लिख, लेकिन मैं ऐसे लिखता था, तो प्री बोर्ड में उन्होंने मेरे नंबर बहुत काट लिए थे, ठीक है, मैं सही लिखता था बट प्री बोर्ड में ऐसे काट। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, पैराग्राफ में मुझे लिखना कंफर्टेबल जरूर है, लेकिन एग्जामिनर को ना रीड करना कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लिखना कंफर्टेबल है, मुझे आदत है, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लगातार लिखता रहता हूँ, लेकिन एग्जामिनर को रीड करना, चेक करना कंफर्टेबल नहीं है। अगर उसे वो चीज कंफर्टेबल नहीं है तो वो अच्छे से नहीं करेगा। जो चीज हमें अनकंफर्टेबल लगती है हम उसे अच्छे से नहीं करते, ठीक है, जनरली हम उसे बस फटाफट निकालते हैं।
तो अगर उसने मेरा पेपर फटाफट निकाल दिया तो मेरे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वी वांट के मतलब उसे पता लगे, अच्छे से पढ़े वो कि हाँ भैया ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि हाँ ये एक पॉइंट तो लिख दिया चलो आगे। तो क्या करना है हमें एग्जामिनर को खुश करना है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलना, हमें उसका देखना कि वो क्या चाहता है, ठीक है। तो मैंने फिर पॉइंट्स पे स्विच किया, ठीक है, आई स्कोर गुड। तो पॉइंट है रेस कि जैसे अगर तुम कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, कॉजेस के बारे में तुम्हें पूछा है, अगर वैसे तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि क्या लिखना है, ठीक है। बट अगर जनरल क्वेश्चन आ गया, वैसे तो जनरल इतने आते नहीं कि भैया कॉजेस, पर्टिकुलर आएगा कि हाँ भैया रिलीजियस सोशल रिलीजियस कॉजेस थे, इकोनॉमिक कॉजेस थे, क्या था। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर तो एक बेसिक सी लाइन की हेडिंग, बेसिक सी लाइन की हेडिंग कि फॉलोइंग आर द, अगर तो कुछ नहीं है तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, तो एक लाइन लिख दो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड दिस एंड ऑन दिस ईयर एंड ड्यू टू दिस एंड ये वो, फिर बट इट हैड सम, या फिर हाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज ये था, बट देयर वर सर्टेन मोर नंबर ऑफ लाइक इकोनॉमिक कॉजेज या जो भी क्वेश्चन है, सोशल रिलीजियस कॉजेज व्हाटएवर, ठीक है, पॉलिसीज जो भी, तो वो सब आया। पहली लाइन लिख दी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर तो ये वाला क्वेश्चन आया जिसकी हेडिंग पर्टिकुलर तुम्हें पता है तो तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा, उसके बारे में एक लाइन, 2 लाइन, दूसरा पॉइंट एक लाइन, 2 लाइन, तीसरा पॉइंट एक लाइन, 2 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया 3 पॉइंट्स, 3 नंबर आराम से, इससे ज्यादा तो क्या ही लिखोगे। अब भैया ये इनको भी पॉइंट्स में लिखोगे तो बेटर है, लेकिन हम ऐसे लिख दें, लेकिन तुम पैरा में भी लिखोगे वो चल जाएगा, उसका इतना नहीं, ठीक है। अगर तो ये चीज है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे तुम्हें हेडिंग दी होती है, तुम्हें उसके अंदर का बताना होता है, राइट। मैं बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए तो वो बता देना। लेकिन ये अब तुम्हें बताया था कॉजेज बताओ, तो तुम्हें उसके 3 कॉजेज बताए और उसके अंदर के पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेसिकली लिख दी। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि ये पॉइंट को एक्सप्लेन करो, ऐसा भी तो आ सकता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को ही एक्सप्लेन करो, तो उसमें तो ये हेडिंग के नंबर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें पहले बताई गई है कि इस पे ही लिखना है, तो उसके नंबर नहीं है। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें ऐसे केस में वो हेडिंग तो लिखनी है, उसके बारे में एक आध लाइन जैसे ये हमने ऊपर लिखी थी वैसे लिख दी, उसके बाद स्टार्ट करना है। उसके बाद तुम्हारा मेन आंसर होगा कि फॉलोइंग आर द रीजन, फिर उसको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब इसमें भी ना एक टेक्निक होती है, बच्चे क्या करते हैं कि भैया मैं ना थोड़ा डाइल्यूट करता हूँ आंसर डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अगर 4 पॉइंट्स पूछे तुम्हें 3 ही पता है तो डाइल्यूट करोगे आंसर। डाइल्यूट करने का मतलब कि तुम फैला दोगे, बेसिकली मिल्क कर दोगे क्वेश्चन को। अब वो कैसे करेंगे, देखो ये मैं गलती करता था, मुझे लगता था कि मैं एंडिंग बहुत तकड़ी करूंगा, आंसर की एंडिंग इतनी तकड़ी करूंगा टीचर को लगेगा ऊपर आता नहीं आता, नीचे उसने सब अच्छे से लिख दिया। गलत है, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। तुम्हें जितना आता है ना पहले 2 पॉइंट्स पे जोर लगा दो, उसके बाद उसे वो इतना पढ़ता ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे लिखा पहला पॉइंट इतना जबरदस्त लिख दो। तो मैं पता क्या करता था, पहले पॉइंट से 1-2 पॉइंट चुरा लेता था, 1-2 वर्ड्स कि वो एंड में लिख दूंगा। पर टीचर को अगर पहले पॉइंट में वो सारे पॉइंटर्स वो कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे तो वो मार्क्स फिर देगा नहीं, वो आखिरी तक पढ़ेगा भी नहीं। तो तुम्हें क्या करना, पहले में इतना जबरदस्त लिखना है, दूसरे में उससे जबरदस्त, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे ऊपर, उसके बाद दूसरे में। मैं क्रोनोलॉजी में लिखता था, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा अटेंडेंस टाइम लाइन ही पूछी, वो तो पूछेगा नहीं। तो पहला पॉइंट सबसे पावरफुल, सबसे इंपैक्टफुल, सबसे मेन, उसके बाद उससे कम, तीसरा उससे कम। अगर फोर्थ भी लिख रहे हो तो वो पहले 3 मिक्स करके लिख देता था मैं चाहता। अगर नहीं याद, मतलब आता है तो फिर तो लिखोगे, बट अगर नहीं याद, जो दिस इज द बेसिक स्टेप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाले आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल और कौन सा है तुम्हारा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आया या फिर राइज ऑफ कौन सा के, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस के फैसिज्म आया या नाजिज्म आया या व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके भी तुम पॉइंटर्स ऐसे ही लिखोगे। ये वाली चीज टेक्निक है, ठीक है। अब इसमें कितनी एक्सप्लेनेशन करनी है डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें कितना लाइक मार्क्स का मिला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था तो दिस इज सफिशिएंट, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में तो आएगा नहीं, पर चलो 6, 8, 8 का तो क्या 6 मार्क्स का, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो तुम ये समझना कि इसके अंदर के पॉइंट्स का आधा आधा नंबर तुम्हें मिलता रहेगा। एक लिखा आधा, एक लिखा आधा, आधा 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 आधा, ठीक है, सही। और सबसे ऊपर वही वही टेक्निक यहाँ पे भी, सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, ठीक है। एमसीक्यूज तो अब उसमें एक्सप्लेन क्या ही करना है। एमसीक्यू जब पढ़ोगे, मेरी ये टेक्निक रहती थी कि कई बार मैं एग्जाम ऑप्शंस देख के, हर क्वेश्चन में बट कुछ क्वेश्चन होते थे ऑप्शन देख के मैं कंफ्यूज हो जाता था। मुझे लगता है मुझे आता है, लेकिन ऑप्शन देख अरे कौन सा था, तो ऑप्शन देखो ही मत, क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हें अगर बिना ऑप्शन देखे दिमाग में आ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। बिना ऑप्शन देखे सोचो हाँ ये,
कई बार वो होता है कि वो ऑप्शन में ही नहीं है तो ठीक है, दिमाग ऐसे चलता है, बट कोई बात नहीं, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, वो सब चीज़ें तुम्हें पता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से पहले 2 निकालने की कोशिश करो, फिर 2 में से तुक्का लगाना तो लगाओ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लगाओ के तो सारे तो करके ही आओगे, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे करना कि 4 में से कि ये तो नहीं, ये तो नहीं, क्यों नहीं, फिर वो अगर उन्होंने ये पूछा कि इनमें से कौन सा सही है, तो उनमें से पहले तुम्हें ये सुनो कौन सा नहीं है, ये दो तो पक्का नहीं है, इन दोनों में से डाउट है, हाँ इनमें से फिर ये तुक्का लगा दिया, ठीक है, जो ये चीज़। अब सिविक्स की बात करते हैं, भैया सिविक्स के आंसर कैसे लिखने हैं? देखो सिविक्स के आंसर ना बहुत स्पेसिफिक लिखने होते हैं। तुम हिस्ट्री के आंसर मिल्क करते हो, लेकिन सिविक्स के मिल्क करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें पता है तुम उसके बारे में लिखो, जितने फैक्ट्स लिख सकते हो लिख दो, उनके मुंह पे ऐसे चिपकने चाहिए, ये भी फैक्ट पता हमें, ये भी फैक्ट पता हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ रैंडम, बट जो क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटेड। तो सिविक्स में तुम्हारा क्या आ सकता है, क्वालिफिकेशन आ जाएगी प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, तो क्वालिफिकेशन को तुम अच्छे से पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करके लिखोगे, सबसे ऊपर लिख के कि इफ अ पर्सन वांट्स टू बी इलेक्टेड एज दिस एंड दिस, तो क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, ही शुड हैव, तो नीचे, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसका ऑपोजिट, ठीक है, वो अच्छे से, फिर एक एक पॉइंट, फिर एक एक पॉइंट, ऐसे एक 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 ऐसे पॉइंट लिखना है सबसे आगे। अब इसमें क्या है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, जैसे कि मैंने ये बताया ना, इसमें तुम हेडिंग्स लिख सकते हो, इसमें हेडिंग क्या है कि ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, उसके बाद क्या एक्सप्लेन करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर वैसे लिखना है तो ऐसे ही पॉइंटर्स में ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, क्या भैया यहाँ पे खत्म नहीं, अगर तुम यहाँ पे लिख रहे हो ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, और तुम्हारे पास आगे वैसे तो पॉइंट्स होने चाहिए, वैसे तो ये इतने मार्क्स का आएगा, तुम्हारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स होंगे अगर तुमने पढ़ रखा है, तो उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लिख रहे हो तो इसकी आगे कंटिन्यू करना, इसमें पैराग्राफ या फिर इसमें पॉइंटर्स, सब पॉइंटर्स बनाने की जरूरत नहीं। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, यहाँ पे खत्म। फिर ही शुड हैव अटेन्ड एन एज, ठीक है, 35 या 30 जो भी तुम्हें लिख रहा था, तो वो लिख के बस रुक जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ पॉइंटर्स पे, उसको ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाओगे। कई मेरे दोस्त थे, आंसर लंबा कैसे बनाना भैया, ही शुड हैव अटेन्ड एन एज ऑफ 30, दैट मीन्स ही शुड नॉट बी अंडर 30, नाइदर ही शुड बी अ माइनर। अब मैं ये क्या आंसर है, इस ये नंबर नहीं, और टीचर कहेगा ये क्या लिख रहे, ठीक है। तो सिविक्स के आंसर तुम थोड़े स्पेसिफिक होकर लिख सकते हो, अगर तुम्हें आता है तुम सही लिखो, कम लिखो, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशंस का ये आंसर हो गया। उसके बाद और क्या एग्जांपल चाहिए तुम्हें, कोई और फैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, या फिर दूसरी ज्यूरिसडिक्शन कैसे होती है, तो वो तो सबसे पहले पढ़ लेना। बच्चे कई बार कोर्ट्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से कोर्ट की बात हो रही है, उसको एक बार क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 3 बार पढ़ोगे तो वो खुद ही हो जाएगा, वो इंक्लूडेड ही है उसमें। और ये सब जो क्वेश्चन आएंगे, एक बेसिक ये चीज़ है कि जब तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तुम ये कौन सा क्वेश्चन करोगे। अभी सब पढ़ के जाओ, अगर टाइम है तो सब पढ़ के जाओ, क्योंकि वहां पे कुछ पता नहीं होता कि अगर तुम सोच के गए हो कि मैं कोर्ट वाले क्वेश्चंस करूंगा और ये आ जाए टफ, ठीक है, और तुमने सोचा था कि मैं यूनियन पार्लियामेंट छोड़ दूंगा या फिर प्रेसिडेंट वगैरह, मतलब वटेवर जो तुमने सोचा कि ऊपर वाला कोई लेजिस्लेटिव या ठीक है एग्जीक्यूटिव छोड़ दूंगा, वो आ जाए इजी, तो तुम तो इजी पे ही जाओगे ना। तुम्हें टफ मतलब क्या होता है कि तुम्हें सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं पता, इजी मतलब क्या होता है कि तुम्हें अच्छे से पॉइंट्स पता है, यही है। तो अगर तुम्हें उसका पॉइंट पता है तो फिर तुम वो लिखोगे। कई बार मैं भी ऐसे करके गया था, ठीक है, कुछ आंसर्स मैं मुश्किल लिखाया था, कुछ आंसर सही लिखाया था, और लिख के सब आना, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना हमने। एक बार क्या हुआ था, मुझे हिस्ट्री में प्री बोर्ड्स की बात है, क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ के नहीं गया था कोर्ट्स वगैरह वाला चैप्टर, ठीक है, व्हाट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, वाई सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे याद नहीं पूरा, मैंने काफी बार एग्जाम्पल दिए, तो मैं बिना पढ़े गया था, मैं ये 2 चैप्टर्स तो करके ही नहीं गया था, मैं पहले ही करके गया था, वैसे तो ये भी नहीं किया था, बट इनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें पता थी, तो मैं ये करके नहीं गया था। वो क्वेश्चन आया, अब जो इनके क्वेश्चन थे वो उससे ही मुश्किल आ गए, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, ठीक है। तो मैंने कहा फिर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या हो सकता है, मैंने अपनी जनरल नॉलेज लगाई, मैं कहा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब, मैंने 2 आंसर्स लिखे, मतलब 2 पॉइंट्स लिखे, उनमें से एक सही था एक गलत था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने पहला लिखा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज in recent years have given many क्या कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग जजमेंट्स, ठीक है, many such judgments which are record breaking in nature and which needs to be recorded, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, that is why it is court of record, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं, लेकिन मैंने साथ में नीचे लिख दिया कि also supreme, the second reason why this is called a court of record is because all of its records, all of the क्या बोलते हैं statements and all of the case files are recorded and kept and maintained whatever, क्योंकि अब देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नाम से यही 2 चीजें हो सकती हैं, इनके अलावा मुझे दिमाग में कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं आई,
तो मैंने ये दोनों लिख दिया, पहला पॉइंट गलत मैनेजमेंट का, पर सेकंड तो सही लिखा, तो मुझे मिले, पूरे नंबर नहीं मिले, बट चलो 3 नंबर का था तो पता नहीं 1.5 मिला था, वटेवर मुझे याद नहीं, बट ठीक है, मेरा गलत नहीं हुआ क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है, लिखना तो है सब, जितना आता है झोंक देना है अपना, और टीचर के लिए दिमाग में हमेशा ये रखना कि कैसे मैं एग्जामिनर के लिए ईजी कर सकता हूँ, एग्जामिनर के लिए ईजी, एग्जामिनर के लिए ईजी कर सकते। तो मैंने अपने इंग्लिश के एग्जाम में ना ऐसे ही किया था, ठीक है, मैं अगर 12th की बात करूँ, मैंने इंग्लिश के एग्जाम में जितना हो सके अपनी तरफ से, बाकी थोड़ा बहुत रह जाता है अंडरलाइन करके, ये वो करके, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो अंडरलाइन वगैरह मत करना, अगर टाइम है तो कोशिश करना कीवर्ड्स वगैरह को अंडरलाइन कर लो। मैंने अपने 12th के इंग्लिश के एग्जाम में यही किया था, आई ट्राइड के जितना ईजी हो सके एग्जामिनर के लिए मैं उतना करूँ, अपनी तरफ से जितना लगा सकता हूँ मैं लगा दूँ, एंड आई स्कोर्ड लाइक 97 मार्क्स इन 12th इंग्लिश, ठीक है, नॉट टू बूस्ट और एनीथिंग, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा मुझे, बट मैं तुम्हें वैसे एक जनरल एक वो बता रहा हूँ कि जो ये अप्रोच है ना ये काफ़ी हेल्प करती है। सो या आई होप तुम्हें समझ आई हो, चीज़ें आसान लगी हो। कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सप्लेनेशन तुम कर दोगे, ठीक है, पैनिक नहीं होना। अपनी राइटिंग को अगर तुम अच्छी नहीं कर सकते तो खुली खुली कर देना थोड़ी, कि टीचर को पढ़ना आसानी, वही अप्रोच यही है, एग्जामिनर के लिए ईजी, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी वो है तो टीचर के लिए ईजी करने की कोशिश करना, जिस पेन से कंफर्टेबल हो उससे करना, वो सब तुम्हें पता है, तुम पहले भी एग्जाम दे चुके हो, कोई नई बात नहीं है। बाकी अंडरलाइन वगैरह करना, ठीक है, सिविक्स के हिस्ट्री के पॉइंट्स काफ़ी ऐसे होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, बीच में मेन पॉइंट दिख जाए हमको, दैट इज इट। डेट वगैरह है तुम्हें आती है तो लिखना, और आती है तो अच्छे से लिखना, ठीक है। बाकी अगर तुम डेट में कन्फ्यूजन वगैरह है तो एक टाइमलाइन वाली वीडियो मैंने अपलोड करी है चैनल पे, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी। सो या दैट इज इट, ऑल द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, यू गॉट इट।